नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखिए हम बात कर रहे थे परिवहन समस्या के अंदर, और मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि जो उद्देश्य है परिवहन समस्या का उद्देश्य क्या होता है कि यानी कम से कम लागत के अंदर जो आपकी मांग है वो पूरी की जा सके। तो ये हम बात कर रहे थे कम से कम लागत हो और आपकी पूर्ति है जो मांग है वो पूरी की जा सके, तो ये इसका उद्देश्य होता है। इसके अंदर जो आधारी सुसंगत आधारी हलों की संख्या है, तो जो भरी हुई कोष्ठिका है उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी कि m+n-1 आपकी संख्या होती है। अभी सारा हम बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक चीज होती है कि इसमें मांग है, ये तो मांग है और ये उत्पादन है। मांग बराबर होगा हमेशा किसके बराबर है? उत्पादन। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, यही से क्वेश्चन बनता है और कोई बड़ा क्वेश्चन यहां से नहीं बनता। मांग बराबर उत्पादन, या फिर पूछ लेगा कि इसके अंदर नियतन के अंदर भरी हुई कोष्ठियों की संख्या कितनी है। बस ये छोटी चीजें यहां से पूछी जाती हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम कोना नियम। मैंने कल हल के बारे में बताए थे, दो तीन आपको बताए, तीन प्रकार के आपको हल बताए थे। तो उत्तर पश्चिम कोना जो सबसे पहला आपका सॉल्यूशन था, उत्तर पश्चिम कोना नियम, इससे हम चीजें सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए उत्तर पश्चिम कोना साफ साफ ध्यान में देखिए, सबसे पहला कोना आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये यानी कैसे आप कम लागत में किस प्रकार आप कहां से कैसे सामान पहुंचाएं जिससे आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाए और कम से कम आपका खर्च आए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले करना क्या है, यहां पर सबसे पहला ये देखना है, सबसे पहला कोने वाला अक्सर देखना है और उसकी मांग पूरी कर देनी है। देखो यहां पर 6 मांग है, इसकी 6 की 6 मांग पूरी कर दो। ठीक है, ये मांग पूरी कर दी। अब आपको ऐसे बढ़ना है, देखो मांग पूरी होते ही ऐसे बढ़ोगे। तो देखो यहां पर अब दूसरे वाले की मांग पूरी करनी है। अब देखो यहां पर ये उत्पादन आपका कर रहा है 14, यहां से 6 इसको दे दिया है तो बचेगा कितना? 8। यानी अब ये 8 ही तो चीजें पहुंचा सकता है इसे। ये आपकी फैक्ट्री है, ओवन है, ये 14 का उत्पादन कर रहा है, 6 इसको दे दिया। अब उसके पास कितने बचे? 8। 6 देने के बाद कितने बचे हैं? 8। अब 8 देगा तो यानी ये 8 यहां पर दे दो। नीचे मांग भी देखनी है कितनी है, कम मांग है तो आप दे ही नहीं सकते, यानी मांग नीचे अगर 7 होती तो आप 8 कैसे दे देते? 7 देते, फिर आप आगे बढ़ते। तो देखो यहां पर 10 मांग थी और 8 आपने दे दी, मांग इसमें कितनी शेष बच गई? 2 मांग और बच गई। अब 2 मांग पूरी करने के लिए आप नीचे आएंगे क्योंकि ये आपका पूरा 14 हो चुका है। अब ऐसे नीचे चलेंगे। अब देखो 2 रही है इसकी, 2 इसको दे दो। ठीक है, यानी इसकी भी पूरी हो गई 6, इसकी भी पूरी हो गई। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसकी भी पूरी हो गई और इसकी वाले की पूरी हो गई। अब देखो फिर मांग पूरी होते ही ऐसे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो अब इससे सामान यहां पर पहुंचाएंगे। अब देखो यहां पर कितना पहुंचाना है? 16 है टोटल उत्पादन और यहां पर 2 इसने दे दिया, तो यानी टोटल कितने बचे हैं? 14 आपके पास बचे हैं। यानी ये 14 दे सकता है आपको। तो यहां से देखिए 14 दे सकता है, तो यानी आप यहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 यहां पर 14 देगा, यानी डायरेक्ट मांग पूरी कर दो। 14 बचे हैं तो 14 आप, क्योंकि यहां पर मांग देखो कितनी है? 15 है तो 14 यहां से पूर्ति हो सकती है। बची एक, तो एक बची है, तो अब इसे पूरी करने के लिए नीचे आएंगे और इसकी एक मांग पूरी कर दी हमने। अब देखो एक मांग इसकी पूरी हो चुकी है तो कितने बचेगी? 4 यहां पर बचेगी। ठीक है, अब देखो 4 बची है तो लास्ट में 2 आया है यहां पर, तो लास्ट में इसकी पूरी कर दो 4। तो ये आपका पूरा देखो सारी चीजें आपकी पूरी हो गई हैं। टोटल आप गिन सकते हैं 4 और 1 5 और यहाँ पर 19, 2 21, 21 और 8 29 और 6 35। तो यानी इस प्रकार आपका ये बनेगा हल। तो आप इसको इस प्रकार मिला सकते हैं, ये देखो इस प्रकार की ये शेप बनेगी। तो ये आपका उत्तर पश्चिम कोना नियम होता है, उत्तर पश्चिम कोना नियम होता है। अब जो आया है, अब देखो टोटल आपको जो खर्च निकालना है, खर्च कैसे निकालेंगे? Z मिनिमम बराबर, यानी ये तो 6 बार वाला किराया था, इसकी गुणा कराओ 6 गुणा 6, यानी प्रत्येक की गुणा करानी है, प्लस साथ में ऐड करते जाओ 4 गुणा 8 प्लस का 9 गुणा 2, एक बार और समझाऊंगा चिंता मत करो, प्लस का 2 गुणा 14 प्लस का 6 गुणा 1 प्लस का 2 गुणा 4। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा सोल्व कर, लगभग 128 आसपास आएगा, 128 आंसर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई। इसे और भी इंप्रूव किया जा सकता है, जो और मेथड है आपके ना, इसके बाद में और भी इसे इंप्रूव किया जा सकता है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, उत्तर पश्चिम जो कोना नियम है वो क्या कहता है।
उत्तर पश्चिम कोना नियम कहता है कि सबसे पहले जो शुरुआती जो आपका कोने से स्टार्ट करना है और इस प्रकार करके लास्ट कोने तक आपको बढ़ना है, मांग आपकी पूरी होती रहेगी। तो सबसे पहला काम, पहले वाले की जितनी भी मांग है वो पूरी कर दो। पहले वाले की जितनी भी मांग है वो हमने पूरी कर दी, ठीक है। अब यहाँ से 6 इसकी मांग थी, 6 पूरी कर दी। उत्पादन ये कर रहा था 14 का, तो 14 का उत्पादन कर रहा था, 6 करेंगे तो 8 आपके पास उत्पादन, और ये 8 दे सकता है, तो 8 दे सकता है। तो इस प्रकार हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखो ऐसे बढ़ेंगे तो तभी तो उत्पादन पूरा होगा। अब देखो 8 दे सकता है, इसकी मांग है 10, ये 8 ये आपको दे सकता है, तो 8 तो इससे पूरा करवा लिया, 2 बच गए, 2 हम लेंगे दूसरे से, ठीक है। इस प्रकार नीचे आना है, फिर 2 इससे लिया। अब इसकी पूरी मांग पूरी होगी, पूरी होते ही आपको ऐसे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो ये कितना 14 बचा है, 2 तो इसने पूरी कर दी। अब 14 यानी इसकी मांग देखो नीचे 15 है, तो यानी 14 ये दे सकता है, 1 बचेगा तो यहाँ पर 14 दे दिया। अब एक मांग और बच गई इसकी, फिर नीचे आएंगे, एक मांग और यहाँ से लेंगे, फिर आपके लास्ट में 4 बच गया। तो यानी इस प्रकार ये होता है उत्तर पश्चिम कोना नियम। उत्तर पश्चिम कोना नियम ये आपका होता है, फटाफट इसको लिख लो, उत्तर पश्चिम कोना नियम। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब देखिए पूछेगा आपसे कि जो आपके आधारी हलों की संख्या है m + n-1, तो यहां से देखो कितने पंक्तियों की संख्या है, कितने यहाँ पर स्तंभों की संख्या है, उसी को तो हम डिनोट करते हैं। देखो 4 यहाँ पर ये है, 4 + 3 7 -1 करेंगे तो टोटल 6 बिंदु आपके बढ़ने चाहिए। देखो यानी 4, तो देखो यहाँ पर स्तंभ है आपके 4 + 3 - 1, यानी 6 आपके सॉल्यूशन बनने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, धनात्मक नियतनों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपेगा, धनात्मक नियतनों की संख्या कितनी है। अब यहां से पूछ सकता है धनात्मक नियतनों की संख्या यहां पर कितनी होगी, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जवाब देना है। तो कितनी होगी, देखो 4 और 3 7 और 1 6। अब गिनो 6 है क्या, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी 6 तक ही तो पहुंचा है, ये 6 तक तो ही पहुंचा है। तो यानी ये आपका क्या होगा, आधारी हल, या ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। कुल प्रतिबंध कितने होंगे, यानी टोटल कितने प्रतिबंध बन सकते हैं, यानी ये आपके पास m और n की संख्या का गुणा करा देंगे। एक एक चीज याद रखें, कुल प्रतिबंध कैसे निकलेंगे, जो बता रहा हूं वो चीजें रिवीजन है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कुल प्रतिबंध m क्रॉस n कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर 4 × 3 करेंगे तो टोटल 12 आपके पास होंगे, आप गिन सकते हैं, 4 4 8 और 4 12 कुल प्रतिबंध। एक और चीज, मांग है वो उत्पादन के बराबर होगी। देखो ये मांग भी आपकी 35 है, उत्पादन भी 35 है, तो यहां से बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं बनेगा। एक चीज आपसे और पूछ सकता है, क्या ये तो आपकी भरी हुई रिक्तियों की संख्या है, जो खाली बच गई वो कितनी संख्या होगी, खाली बच गई यानी कुल में से अगर आप भरी हुई घटा देंगे तो आपके पास खाली बच जाएगी, यानी खाली रिक्तियों की संख्या, खाली रिक्तियों की संख्या क्या होती है, m × n, यानी ये तो टोटल थी, इसमें से अगर आप m + n-1 घटा देंगे तो देखो इसका मान कितना 12 में से आप 6 घटा देंगे तो 6 आपके पास खाली बच गई। देखो बच गई क्या, 1 ये बच गई, 2 ये बच गई, 3 ये बच गई, 4 ये बच गई, 5 ये बच गई, 6 ये बच गई। यानी जहां पर ये आपका पॉइंट को टच नहीं करेगा, जहां जो बिंदु आपके इस्तेमाल नहीं होंगे वो आपके खाली रह जाएंगे, तो खाली रिक्तियों की संख्या भी इसके अंदर इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, धनात्मक नियतनों की संख्या, खाली रिक्तियों की संख्या, यहाँ पर टोटल प्रतिबंध, मांग बराबर उत्पादन होगा, यहाँ पर जड़ मिनिमम कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये भी होगा, उत्तर पश्चिम कोना नियम कैसे निकालते हैं, सारी बातें आपको एक साथ मैंने बता दी हैं। एक एक बात आपको अच्छे से रखनी है। अब देखो अगर समझ में नहीं आए, देखो समझ में तो आ गया वैसे, लेकिन फिर भी आप बुक के अंदर ये चीजें और पढ़ लेना ताकि आपको और भी अच्छे से याद हो जाए। यानी मेरा काम समझाने का है, समझा दिया, अब इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई। और ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, हर टाइम पर पूछे जाते हैं, तो अब भी संभावनाएं बनती है कि आपसे वो पूछे। ठीक है, अब देखो एक चीज और आती है यहां पर, ये डायग्राम हमें काम देगा। अब कुछ यहीं पर बातें हम लिखेंगे, कुछ एक दो चीजें आती हैं कि हल से संबंधित छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं है।
नॉन डीजेनरेट बेसिक फेजिएबल सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेटिंग यानी आप हिंदी के अंदर कहेंगे अन अपभ्रष्ट, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, भ्रष्ट आधारी हल, अन अपभ्रष्ट आधारी हल, यानी दो चीजें आएगी, एक अपभ्रष्ट आएगा। तो देखिए अन अपभ्रष्ट आधारी हल का मतलब क्या है, कोई आपका सॉल्यूशन है वो अन अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाएगा यदि उसके अंदर दो बातें फॉलो करे। ये नंबर एक कौन सी बातें, देखो एक तो यहां पर लिखता हूं मैं, एक तो जो धनात्मक नियतनों की संख्या है, धनात्मक नियतनों की संख्या m+n-1 हो, ये तो हमने बात कर ली कि ये जो ये नियतनों की संख्या है वो m+n-1 हो। दूसरी बात, जो आपके नियतन है, जो नियतन है यह नियतन स्वतंत्र स्थिति में हो, ये बात समझना, यह नियतन स्वतंत्र स्थिति में हो, ये बात समझने वाली है कि यानी जो नियतन आपने निकाले हैं वो क्या हो, स्वतंत्र स्थिति के अंदर होते हैं। तो देखिए अब बात आएगी स्वतंत्र स्थिति की, क्या होती है। स्वतंत्र स्थिति का तात्पर्य होता है कि अगर हम जो आपने सॉल्यूशन निकाले हैं, जो नियतन निकाले हैं, अगर उनको मिलाएं तो एक बंद लूप नहीं बनना चाहिए, बंद लूप नहीं बनता है तो वो स्वतंत्र स्थिति है। यानी जैसे आपने इस प्रकार आपका कोई सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ऐसे आपका कोई सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, अब देखो इसको आप मिलाएंगे तो देखो एक प्रकार का बंद लूप बन गया, तो ये नहीं होगा। लेकिन इसको मिलाएं तो क्या एक बंद लूप बन रहा है क्या, देखो कहीं से भी कुछ बंद लूप नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार हम मिलाते हैं, देखिए यहाँ से मैंने इस प्रकार मिलाया तो कोई बंद लूप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए, अगर ऐसा सॉल्यूशन है तो आप उसे अन अपभ्रष्ट आधारी हल कहेंगे। क्या कहेंगे, अन अपभ्रष्ट आधारी हल कहेंगे। कैसे सॉल्यूशन को, जिसके अंदर बंद लूप नहीं बनना चाहिए, जिसके नियतन है वो स्वतंत्र स्थिति के अंदर होने चाहिए। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, यानी ये हल है वो किस प्रकार का है, अनपभ्रष्ट है या अपभ्रष्ट है, तो ऐसी चीजें पूछेगा। तो ध्यान में यही रखना है कि अगर जो नियतन आप मिला रहे हैं उनसे बंद लूप बन रहा है तो वो आपका स्वतंत्र स्थिति में नहीं होगा, तो वो आपका अनपभ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रकार आपका बन रहा है, खुला बन रहा है, तो वो आपका अनपभ्रष्ट आधारी हल आपका कहलाएगा। तो ये कुछ चीजें और लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर इस प्रकार बंद लूप बने, बंद लूप बन जाता है तो आप क्या करेंगे, काल्पनिक राशि लेंगे। एक काल्पनिक राशि, मान लीजिए यहां पर इस प्रकार आपका कोई बंद लूप बन रहा है तो एक आप ई काल्पनिक राशि लेंगे, उसका मूल्य क्या होता है, 0, उसका मूल्य 0 होगा। ये इस प्रकार का सॉल्यूशन अपभ्रष्ट होगा, जिसका मूल्य 0 होगा तो उस हल को आप अपभ्रष्ट आधारी हल कहेंगे। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक चीज ध्यान में रखनी है, अपभ्रष्टता अगर आ जाए ना कि बंद लूप बन जाए, अपभ्रष्टता आ जाए, तो उसे दूर करने के लिए एक चीज आप और ले सकते हैं। देखो मान लीजिए ऐसे लूप बन रहा है तो एक आप काल्पनिक ऐसे ले लीजिए यहां पर, तो देखो अब लूप नहीं बनेगा, इस प्रकार गए बात ही, लूप नहीं बना, तो यानी वो काल्पनिक लेंगे लेकिन वो काम आएगा, लेकिन उसका मूल्य क्या होगा, वो 0 होगा। एक संख्या अपभ्रष्टता दूर करने के लिए एक काल्पनिक लिया जाएगा, उसका मूल्य 0 रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अपभ्रष्टता होगी तो उसके अंदर देखिए आनी, मान लीजिए m+n- आनी चाहिए, m+n-1 नियतन आना चाहिए, लेकिन उससे कम आएगा। अब मान लीजिए यहां पर इस प्रकार है, ये देखो यहां पर मान लीजिए मूल्य ये एक आपका नहीं आ रहा है, यानी 5 आ रहे हैं, उसके अंदर आने आपके कितने चाहिए थे, 4 + 3 6 आने चाहिए, लेकिन मान लीजिए अब ये नहीं है तो यहाँ पर 5 आए हैं, तो यानी जो अपभ्रष्टता होगी उसके अंदर m+n-1 से संख्या कम आएगी, m+n-1 से संख्या कम आएगी, तो उसके अंदर अपभ्रष्टता होगी। तो सिंपल सी बातें हैं, नॉर्मल एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही आपसे पूछेगा, थोड़ा सा इनका ध्यान दे लेना भाई। क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर। क्वेश्चन क्या था, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था कि परिवहन समस्या में 5 पंक्ति व 6 स्तंभ हैं। परिवहन समस्या में 5 पंक्ति व 6 स्तंभ हैं। परिवहन समस्या में 5 पंक्ति व 6 स्तंभ है,
तब अपभ्रष्टता विद्यमान होगी। कब विद्यमान होगी? तब अपभ्रष्टता विद्यमान होगी। कब होगी ये आपको बताना है कि तब अपभ्रष्टता विद्यमान होगी यदि धनात्मक नियतन की संख्या, यदि धनात्मक नियतन की संख्या यदि धनात्मक नियतन की संख्या कितनी हो? नंबर 1 10 हो, नंबर 2 11 हो, नंबर 3 9 हो और नंबर 4 12 हो। अब देखो सीधा आप जवाब देंगे मुझे, क्या इसका आंसर होगा कि सीधा सीधा आपसे कहा है कि उसके अंदर अपभ्रष्टता है। अपभ्रष्टता कब आएगी? जब एक लूप बनेगा। लूप बनेगा तो आप एक काल्पनिक लेते हैं उसे कम करने के लिए, तो यानी जो अपभ्रष्टता कब विद्यमान होगी? जब m + n-1 का मान इससे कम हो, यानी जो मान आए उससे भी कम आपका मान आना चाहिए। अब देखो यहाँ से 5 पंक्ति में 6 स्तंभ है, तो 6 और 5 + 6 11 और 1 माइनस करेंगे तो यानी 10 मान आता है। अब अपभ्रष्टता कब होगी? यहाँ पर तो नियतन अगर 10 आ रहा है तो आपकी सही है, अपभ्रष्टता नहीं होगी। लेकिन अगर इससे एक मान कम आ रहा है, इससे मान कम आएगा तो वो क्या होगी? अपभ्रष्टता होगी। तो यानी कई बार दोस्त हैं वो 10 देखते ही ये कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उत्तर आपका 9 होने वाला है, इससे कम होना चाहिए। असंतुलित परिवहन समस्या क्या होगी? देखो सीधी सी बात है, असंतुलित परिवहन समस्या जिसके अंदर जो मांग है और जो उत्पादकता है वो बराबर न हो। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। या इसी के साथ आपका कंप्लीट भी हो गया। छोटी छोटी क्लासेज अब आपको मैंने दी हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन कर सकें इन चीज़ों का। 5-7 मिनट सुनकर अच्छे से एक एक टॉपिक आप क्लियर कर सकें। असंतुलित परिवहन समस्या, असंतुलित परिवहन समस्या, ये चीज है असंतुलित परिवहन समस्या। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो मांग है, मांग बराबर नहीं होनी चाहिए उत्पादनता के, तो ये ऐसी जो समस्या आएगी वो आपकी असंतुलित परिवहन समस्या होगी। यानी आप लिख सकते हैं i = 1 से कहां तक जाएगा? ये अंत तक ही तो चीजें जा रही हैं, अम तक। ai नोट बराबर हो किसके? j = 1 से लेकर अंत तक bj तक। अगर ये बराबर नहीं है तो ये आपकी असंतुलित परिवहन समस्या कहलाएगी। तो इसी के साथ ये आपका परिवहन जो है वाला टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसे हम सिंप्लेक्स विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, यानी जो बिल्कुल उस जैसा ही रूप है तो उस विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है। लेकिन आपसे हल नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, और पूछे तो आपको करना भी नहीं है, क्योंकि मैंने करवाया नहीं। आप करेंगे कैसे? क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, भाई निकाल ही नहीं पाएंगे। 10-15 मिनट एक क्वेश्चन के अंदर चले जाएंगे, तो बेवजह का माथापच्ची करने से कोई मतलब नहीं है। उसे भी पता है क्या पूछेगा, सिंपल सिंपल चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जो चीजें मैंने 2 क्लासेस के अंदर बताई हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो अच्छे से इन चीजों को तैयार कर लेना। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। शायद ये अपना अंतिम वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ये चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है ये वीडियो कब आएगा। तो यानी शायद ये अंतिम वीडियो हो सकता है अपना। सभी को बेस्ट ऑफ लक सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। हो सकता है पहले भी आ जाए, तो मैं कुछ श्योर नहीं हूँ भाई, लेकिन लास्ट में आपको कहता हूँ कि सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।